शिक्षण अभिरुचि की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये चौथी सीरीज अपनी, इससे पहले 3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चौथा वीडियो है, ध्यान से देखिए, प्रश्नों को नोट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो बिना किसी बात किए डायरेक्ट प्रश्नों पर बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न 18 जो है 17 मैंने इससे अगले वाले जो वीडियो डाला था उसमें कर दिया। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको देखिए उसमें से 17 में से कितने ला पाते हो। अगर आप 15 सही कर पाते हो तो आप डेस्टिनेशन सिलेक्शन ले लोगे, और नहीं कर पाते हो तो सिलेक्शन लेना भूल जाओ, ये आपके बस की बात नहीं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी अगर 15% सही नहीं कर पाते हो। इसमें भी देख लो, अगर इसमें भी आप 15% सही कर पाते हो तो मान लो कि आप आराम से सिलेक्शन है। अगर 15% सही नहीं कर पाते हो तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 8-9 लाख में से आपको 20,000 को लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगर आप शिक्षण करवा रहे हो बच्चों को और आप तुलनात्मक करवा रहे हो कि ये जैसे ये बड़ा ये छोटा है, ये उच्च है ये नीचे है, जैसे भी लोवेस्ट हाईएस्ट चीज़ बताना चाहते हो, तो उसमें से आप किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना उचित समझोगे? मानचित्र का, रेखा चित्र का, तालिकाओं का या ग्राफ का? बिल्कुल सही जवाब है आपका सी, तालिकाओं का। तालिकाओं क्या? वही सारणी, टेबल बनाओगे और फिर बताओगे कि कौन सी चीज़ उच्च है और कौन सी नीचे है, किस चीज़ में है, किसका कितना प्रतिशत है। ठीक, इस प्रकार आप समझा दोगे बच्चों को। अगला प्रश्न देखो, कक्षा शिक्षण में सर्वदेशीय सामग्री का प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ होता है कि क्या लाभ होता है? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर रहता है। तो जल्दी से उत्तर बता दो इसका कि जो शिक्षण सामग्री लोगे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्वदेशीय सामग्री, वो जिसे आप बच्चों को सुनाओगे। दृश्य मतलब जिसको देखते हुए, जैसे टीवी है, कोई भी चीज़ जिसमें आप बच्चे देखेंगे और सुनेंगे भी, तो वो चीज़ बताओ कि उसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों को। बिल्कुल सही जवाब आपका बी, ऑप्शन बी से बता रहे हैं आप, सीखना सरल और रोचक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोई भी अच्छा सा वीडियो, कोई भी अच्छा सा लेकर का कोई वीडियो बता दोगे आप, उसमें से बच्चे आराम से रोचक से देखेंगे उसको, क्योंकि आकर्षित करती है ना चीज़ें। आप सर्वदेशीय सामग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको दी जाती है वर्तमान में। अगला देखो, निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन है। दोस्तों निम्न नहीं होना चाहिए, निम्न नहीं होता नीचे, निम्नलिखित होना चाहिए, मिस्टेक है, निम्नलिखित होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में इस तरह की ध्यान रखिएगा। अगर निम्न आए आपको, इसमें आते हैं ना वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, तो देखो निम्नलिखित में शिक्षण का परंपरागत साधन है, वही जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। अपनी ट्रिक जो पुराने वीडियो में आपको सिखाई थी वो ट्रिक लगाओ डायरेक्ट। क्या ट्रिक है? देखो ये चौथा ऑप्शन क्या है, सभी आ रहा। सबसे पहले इस पर गौर करो। पहले ऑप्शन को उठाओ, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड। क्या है? परंपरागत है। हाँ, प्राचीन समय से इसी से पढ़ाते हैं, हम भी इसी से पढ़े, हमारे पूर्वज भी इसी से पढ़े। ठीक है, पाठ्य पुस्तक, हाँ पाठ्य पुस्तक भी परंपरागत है, सभी इसी से पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। कहानी, ठीक, तो तीन ही चीज़ें परंपरागत है। हाँ, तो ऑप्शन डी सही है, ज़्यादातर ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, ध्यान रखना पर इनको जाँच जरूर कर लेना। अगला देखो, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। द्वंद्व क्या होता है पहले ये जान लो। दो चीज़ों में, जैसे ये है कि वह है, यह करे कि वह करे, दो चीज़ों में हाँ, असमंजस रह जाना, दिखूँ मिखूँ करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, विवाह स्वप्न, निराशा व निस्सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही सोच समझ कर जवाब दीजिए इसका। पहले दिवस सपने क्या होता है एक बार ये बता देता हूँ। दिन में जो बच्चे सपने देखते हैं ना, बैठे बैठे बी स्टेशन सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तोड़ दूँ फोड़ दूँ, वो वाले बैठे बैठे सपने, खुली आंखों से देखने वाले सपने दिवस सपने कहलाते हैं। पीढ़ियों का अंतर जानते हो, आपके पापा और आपके बीच में जो अंतर है, हाँ तो उत्तर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अवसरों की प्रतिकूलता जो है ना, वो धुंध उभरने का प्रमुख कारण है। क्योंकि दोस्तों जो अगर आपको कोई अन्य अवसर चाहिए, जैसे आपको बीएसटीसी करनी है पर आपको अवसर मिला है पीटीटी कर लिया आप, ठीक है,
आपको प्रतिकूल अवसर मिला, बीएसटीसी का अवसर नहीं मिला, तो आपके मन में द्वंद्व उभरेगा ना, जरूर उभरेगा। बिल्कुल सही है। अगला देखो 22वां, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं, किसी को देते हैं। देखिए अगर आप कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त कर लोगे, जैसे बीएसटीसी में सिलेक्शन ले लोगे, कहीं भी डाइट में, या अच्छा पहला स्थान अच्छा सा कोई प्राप्त कर लिया आपने, अच्छी रैंक प्राप्त कर ली, तो आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसे दोगे? भाग्य को दोगे, सहयोग को दोगे, बाह्य कार्य को दोगे, या योग्यता को दोगे? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, योग्यता को देगी। आपकी जो एबिलिटी है ना, उसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, नोट करते जाइए आपके कितने परसेंट सही निकलते हैं जो। हाँ, निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है अगर आप अच्छा अनुशासन रखते हो तो? प्रतियोगिता, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन, बेंत लगाना, निरुद्देश्य गतिविधियाँ। वही भटकती आत्मा, निरुद्देश्य गतिविधियाँ मतलब भटकती आत्मा, कुछ भी करने लग जाए। प्रतियोगिता अब जानते हो सभी, और बेंत लगाना, गप्पे हाँकना वगैरह। ठीक है, बेंत लगाना हिंदी में बेंत लगाना, बेंत लगाते हैं उसको हिंदी में बेंत लगाना कहता है। हाँ, ये देखिए ऑप्शन इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। क्योंकि आप अच्छा अनुशासन रखते हो, आपको शरीर के प्रति, आपके दिमाग के प्रति बिल्कुल संवेदनशील व्यक्ति हो, तो आप अपना स्वास्थ्य और कर्तव्यों का अच्छा से निष्पादन कर दोगे। 24वां देखो, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है, होना चाहिए। अब एक टीचर है जो नहीं चाहता कि उनके जो स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में आए। डिप्रेशन का परिणाम क्या होता है? डिप्रेशन का परिणाम होता है सुसाइड। तो बिल्कुल 1% भी चिंता मुक्त नहीं होना चाहिए, चिंता युक्त नहीं होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, हाँ, तो अगर आपको किसी मानो कि आप एक टीचर हो और आपका कोई ना कोई स्टूडेंट चिंता युक्त है, मतलब उसमें डिप्रेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उसको डायरेक्ट निर्णय सुना दोगे, या निर्णय कर लोगे कि इसके साथ क्या करना, या फिर आप उसको अस्वीकार कर दोगे कि हमें क्या मतलब। ठीक है, तीसरा स्वीकार कर लोगे कि हाँ इसमें ये है। चौथा है कि अनिर्णायक, अपने कोई मतलब नहीं, निर्णय नहीं दोगा, तो आप उसके प्रति क्या विचार रखोगे? तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, उसके प्रति आप निर्णायक की भावना रखोगे, बिल्कुल सीधे ही निर्णय करोगे, उसको क्या बताना है, क्या करना आगे, ये पूरी आप चीज़ें निर्धारित करोगे और उसको सही डायरेक्शन दोगे। ठीक है, अगली चीज़ देखो, बिल्कुल शानदार प्रश्न दोस्तों, तो उदाहरण के साथ प्रश्न आया हुआ है, देख लो। अपने द्वितीय जन्मदिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। ठीक है, अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने ये सीखा था। अब बताओ आप, बहुत शानदार प्रश्न है। ऑप्शन देख लो, प्रशिक्षण, परिपक्वता, शिक्षा और प्रौढ़ता। इसके लिए 10 सेकेंड देता हूँ, बिल्कुल 2-3 बार प्रश्न पढ़ो और फिर इसका उत्तर सोचो। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, शिक्षा। उसने ये शिक्षा ली कि अगर मोमबत्ती जलाओगे तो हाथ जल जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा शिक्षा। अगर आपका गलत आया है तो सुधार कर लीजिए, क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। किसी से? व्यवहार से। हाँ तो दोस्तों, 26वां प्रश्न पर नज़र डाल लीजिए। क्या है कि किसी राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है, वो कौन सा राज्य है? दोस्तों जीके का प्रश्न इसमें सम्मिलित कर लिया गया था, तो देख लिए जनता की सूचना के लिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं निकाली जाती है। ये दोस्तों अगर आपका जीके अच्छा तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं कहाँ निकाली जाती है? तमिलनाडु में निकाली जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जागरूक राज्य है। ठीक है, अगला देखो 27वां, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना, या फिर छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? आप बच्चों को जाकर पढ़ाओगे तो मन में कौन सी भावना रखकर पढ़ाओगे? मतलब जो आपके किताब है तो वो उसकी सूचना देके काम खत्म कर लोगे, या फिर छात्रों में चिंतन शक्ति विकसित करोगे, या उनको टिप्पणियाँ कमेंट करना सिखा दोगे, या फिर
छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी के लिए प्रिपेयर कर दोगे। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट माना जाता है ना, वो ये माना जाता है कि छात्रों में तर्क शक्ति है ना, वो विकसित करना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, जब आप बीएसटीसी कर लोगे और फिर रीट की तैयारी करोगे ना, तब आपको एनसीएफ 2005 में ये चीज़ बताई गई है, उसका अध्ययन करोगे तब ये चीज़ आप सीख जाओगे। ठीक है, कि छात्रों में कौन सी शक्ति का विकास करना है, चिंतन शक्ति का विकास करना है। ठीक है, ये उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी होती है? कौन सी अच्छी होती है? व्याख्यान एवं सुरति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं सुरति लेखन एवं दत्त कार्य। देखो व्याख्यान क्या होता है, व्याख्यान बता देता हूँ। जैसे एक शिक्षक गया, ये लेक्चर होता है, ये मान लो जैसे 10वीं 12वीं में गया, 12वीं क्लास का मान लो, 12वीं क्लास में एक शिक्षक गया और वहाँ जाके उन्होंने जो भी पढ़ाना था वो जाके पढ़ा दिया। या कॉलेज का देखो तो जाकर जाता है लेक्चरर, वहाँ जाकर भाषण देता है और वापस आ जाता है, वहाँ पर व्याख्यान कर देता है जो भी चीज़ होता है उसका। ठीक है, सूरत लेखन ये होता है, पहली 5वीं पढ़ा देता ना, शिक्षक बोलता जाता है, लिखवाता जाता है और छात्र उसको देख के लिखता जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 बार बोलता है शिक्षक, एक बार उनको सुनाता है, दूसरी बार में लिखवाता है, तीसरी बार उनसे वापस मिलान करते हैं कि कोई त्रुटि रहेगी नहीं। ठीक है, ये बात कंप्लीट। अगला देखो, संगोष्ठी एवं परियोजना। संगोष्ठी की बात एक बैठक बनाई जाती है, बैठक मतलब मीटिंग करवाई जाती है छात्रों की। ठीक है, मीटिंग बनाई और उनको बीच कोई समस्या, कोई मतलब प्रयोगात्मक कार्य या प्रैक्टिकल चीज़ बता दी जाती है कि इस पर आप चर्चा करो, इस पर आप निष्कर्ष निकालो, जानकारी प्राप्त करो। परियोजना कोई भी अच्छी सी योजना बना के उनको बता दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बता दो आप, संगोष्ठी वही हो गई, फिर सूरत लेखन वही हो गया। तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही, संगोष्ठी एवं परियोजना, क्योंकि बैठक में बिठाओगे और विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा उनको सिखाओगे तो बच्चा सबसे अच्छा सीख पाएगा। 29वां प्रश्न है, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? कौन सा कथन सबसे अधिक विश्वास योग्य होना चाहिए? देखो, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। छात्रों को शिक्षा के अलावा किसी और दिशा में ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई देना तो चाहिए यार, क्योंकि उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी तरह का विकास होना चाहिए, केवल शिक्षा से ही काम नहीं चलता। अगर छात्रों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाह्य व्यक्तित्व पर क्यों ध्यान नहीं दें? शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, वातावरण पर ध्यान देना चाहिए, परिवार के जो सदस्य उन सभी भी ध्यान देना चाहिए। चौथा देखो, शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखो, आप क्या चीज़ सोचते हो इसके लिए? उत्तर देखो एक बार। हाँ बिल्कुल सही, उत्तर आपका बिल्कुल सही आ रहा है। सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, ये भी सही है बात, पर बिल्कुल जी सही है, वो क्या हो जाएगा वो देखो। सबसे सही भी यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी चीज़ें बिल्कुल हाँ विपरीत मानी जाएगी इसमें से, तो इसमें से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को क्या करना चाहिए? शिक्षक से बहस करने की अनुमति होनी चाहिए, अधिक सज संवर कर आने की अनुमति होनी चाहिए, अधिक धन खर्च खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, या फिर खाली समय में गुट बनाकर बैठने की अनुमति होनी चाहिए। जल्दी सोचो। बिल्कुल, छात्रों को गुट बनाकर कुछ भी कार्य करने की या गैंग बनाकर कोई काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से वो उपद्रवी बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? अध्यापक में से कौन सी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए इसमें से? विषय वस्तु की निपुणता होनी चाहिए। विषय वस्तु की निपुणता बहुत आवश्यक होती है। अगर किसी शिक्षक में विषय वस्तु की निपुणता नहीं है तो वो पढ़ा ही नहीं पाएगा बच्चों को, तो बिना पढ़ाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला देखो, राजनीतिक नेताओं से सम्मान,
अब देखो राजनीति से कोई संपर्क ही नहीं होता है शिक्षक का। अगला ऑप्शन देखो, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए, मौखिक और प्रभावी संचार होना चाहिए जरूर। तो इन तीन, ये तो तीन से निकल गए और ये गलत निकला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़िए आप। हाँ 32% देखो, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अगर आप कोई पढ़ा रहे हो, आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसमें से आपने कोई गलती कर दी, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, या फिर वैसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, या फिर उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, त्रुटि को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, गलती स्वीकार करिए, माफ़ी मांगिए और उसके जो सही है वो जानकारी बता दीजिए उनको। ठीक है, अगला देखो, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अगर आपको अनुशासन स्थापित करना है तो छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, छात्रों में की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनसे फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है, या फिर छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं का नाकामयाब करना। तो दोस्तों थोड़ा कठिन प्रश्न है, 2-3 बार पढ़िए, सोचिए, हर एक लाइन के बारे में सोचिए, उसका अर्थ निकालिए अपने मन में। जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों की पुष्टि करना। ये क्या होता है, वो जो व्यवहार जिनको समाज स्वीकृति देता है, अच्छे व्यवहार, जैसे समाज में जिनसे प्रतिष्ठा मिलती है, समाज जिनको अच्छा कहता है, वो व्यवहार उनकी क्या होनी चाहिए, उनको पुष्ट करना चाहिए। जैसे कोई अच्छा काम करता है, अच्छे नंबर लाता है, तो उनको समाज अच्छा कहेगा। कोई सामाजिक कार्य करता है, पेड़ पौधे लगाता है, तो उनको क्या करना है, पुष्ट करना चाहिए, मतलब उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, अगला देख लो, शिक्षण का पहला चरण है, क्या चरण है, कौन सा चरण है, कि पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, या इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या सोचते हो कि शिक्षण का पहला चरण क्या होता है। हाँ, बहुत सारे दोस्त बता रहे कि पहले से योजना बनाना। दोस्तों पहले से योजना बनाना नहीं होगा इसका। क्यों, आप योजना किस हिसाब से बनाओगे, आप विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानोगे तभी तो योजना बनाओगे। विद्यार्थी कैसे हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनके जो प्रस्तावना बोलते हैं, पहले प्रस्तावना देखोगे कि प्रस्तावना कैसी है, कि विद्यार्थी क्या करते हैं, उनका वातावरण कैसा है, उनका पुराना ज्ञान कहाँ तक का है, इस चीज़ को देखकर आप अपनी अगली योजना बनाओगे। ठीक है, अगला देखो, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छात्रों की मित्र मंडली, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र प्रेरणाएं अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन है ना। और आगे देखो, ऑप्शन है पुरस्कार दंड परिविधि। दोस्तों जो पुरस्कार दंड परिविधि है ना, तो दंड को बिल्कुल ही अमान्य घोषित कर दिया गया एनसीएफ 2005 के तहत। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कारक, महत्वपूर्ण कारक होगा जो छात्रों में अनुशासित स्थापित करेगा, तो होगा छात्र प्रेरणाएं। मतलब जो उनके जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, दोस्त हैं, उनको मोटिवेट करे कि अब तुझे ऐसे अनुशासनहीनता की बजाय ऐसे अनुशासन में रहना चाहिए। आपस में जो मोटिवेशन मिलता है ना मित्रों का, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, मित्र मंडल द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके कितने उत्तर सही हुए। अगला देख लो, अब शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, छात्र अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र अध्यापक से शंका का समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। और इसका उत्तर तो आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कि आप एक शिक्षक बनने योग्य हो कि नहीं हो। अगर आप इसका सही उत्तर बता पाते हो ना, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपका BCTC में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सही उत्तर नहीं बता पाते हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि आप में शिक्षक बनने की कोई योग्यता नहीं। आप टाइम पास कर दो, एक शिक्षक की तरह कभी नहीं सोच सकते और टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल फेल हो। ठीक है, बिल्कुल इसका सही जवाब देना है, कमेंट करना, कमेंट और 36 नंबर लगाकर इसका ऑप्शन A, B, C, D कोई भी ऑप्शन है वो कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है और किसका सबसे पहले सही जवाब आता है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए कि इसका उत्तर क्या था। ठीक है।
और दोस्तों को लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।